हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल में आपका नया चैप्टर इंटीग्रेशन वाला चैप्टर शुरू हुआ है। तो आज इंटीग्रेशन वाले उस चैप्टर के बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, जिसका असाइनमेंट मैंने आपको सेंड कर दिया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटीग्रेशन बच्चों टू टाइप्स का होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों की थोड़ी बिल्कुल अलग अलग है। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करने वाला हूं, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही आता है। देखिए जरा कुछ बातें इसकी मैंने लिखी हुई हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 में लिखा हुआ है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो रिवर्स है। किसका रिवर्स है? डिफरेंशिएशन का। तो सर कैसे? रिवर्स होने का मतलब क्या हुआ? रिवर्स होने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 2x होता है। अगर 2x का अब मैं इंटीग्रेशन कर दूं बच्चों, तो मुझे वापस वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था। अर्थात अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि डिफरेंशिएशन हमें फंक्शन का जो डेरिवेटिव देता है, जैसे मेरे पास एक बार और सुनिए, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और मुझे मिला 2x। अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वापस वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, अर्थात मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। हालांकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से फैमिली ऑफ कर्व मिलते हैं, बहुत सारे कर्व मिलते हैं, लेकिन उनमें वो कर्व भी होता है जो कर्व आपका पर्टिकुलर था। पर्टिकुलर का मतलब जो पहले से कर्व गिवन था। यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान के चलो हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो जो भी रिजल्ट मेरे पास आया, अगर उस रिजल्ट का मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो वापस मुझे वही फंक्शन मिल जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था। यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स है, रिवर्स करता है, फंक्शन को वहीं ले जाता है जहां से फंक्शन चला था। अर्थात एक बार और सुनिए, आपके पास कोई फंक्शन है एक्स की पावर 3, इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो वापस एक्स क्यूब आ जाएगा बच्चों। अब इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को बच्चों एंटी डेरिवेटिव और पेरिमेटिव के नाम से जानते हैं। चाहे मैं इंटीग्रेशन कहूं या एंटी डेरिवेटिव कहूं या पेरिमेटिव कहूं, ये तीनों बात एक ही होती है। अब ये कैसे रिवर्स प्रोसेस है इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, और जब भी मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है। मान के चलो मैंने एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन किया और मुझे कैपिटल एफ एक्स मिला। क्या मिला बच्चों? कैपिटल एफ एक्स। अगर मैं इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं तो वापस मुझे ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। जो ऊपर मैंने लाइन लिखी थी उसको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस सी था और मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया और मुझे एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स के रूप में मिला। अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब एक तो ये सिंबल लगाना होता है और पीछे वो लिखना होता है जो वेरिएबल हमें यहाँ गिवन है। हमें कौन सा वेरिएबल गिवन है? एक्स, तो मुझे पीछे डी एक्स लिखना होता। अगर मेरे पास यहाँ एफ टी होता तो मैं डी टी लिखता। हालांकि ये चीज तुमने थोड़ी थोड़ी फिजिक्स में भी पढ़ ली होगी। अब अगर मैं इस फंक्शन का एफ एक्स का, कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं, ये और ये दोनों इंटीग्रेशन के सिंबल है। ये हमें बताता है किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होना है। या एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होना है। अर्थात अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन कर दूं कैपिटल एक्स का, तो मुझे एफ एक्स प्लस सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? एफ एक्स प्लस सी। अब इतना करने के बाद आपको सिर्फ ये बात मैंने समझाई कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स कर देता है फंक्शन को जब आपने डिफरेंशिएशन किया था। अब इसमें क्या क्या सिंबल है देखो, ये जो इस तरह का सिंबल बना हुआ है
इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है। जो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ये वाला कैपिटल एक्स, इसको हम इंटीग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेंट। जो ये dx लिखा हुआ है, ये हमें बताता है किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, यानी कि dx का मीनिंग है विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मेरे क्वेश्चन में यहाँ y होता तो मैं पीछे dy लिखता, और dy का मीनिंग हो जाता विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y। अब जो मुझे ये रिजल्ट मिला है राइट साइड में fx, स्मॉल fx, इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेंट से जो रिजल्ट निकल करके आता है, जब उसका इंटीग्रल हो जाता है, तो जो रिजल्ट मिलता है जब उसका इंटीग्रेशन होता है, तो रिजल्ट जो मिलता है वो इंटीग्रल होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में कहानी थी, जब किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ऐसे इसमें कहानी है, जैसे कि मैं इस fx का इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो इंटीग्रल होगा, तो ये इंटीग्रल है बच्चों। और इस कैपिटल fx को इंटीग्रेंट कहा जाता है, और जो रिजल्ट आया वो इंटीग्रल, और जो प्रोसीजर अप्लाई किया वो इंटीग्रेशन, अर्थात इंटीग्रेशन एक प्रोसीजर होता है। अब बात आती है इसमें जो c लिखा हुआ है, c क्या है? c को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। सर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट का मीनिंग जिसकी हम वैल्यू फिक्स कर देते हैं, जैसे 7 है परमानेंट कांस्टेंट है, जैसे 9 है परमानेंट कांस्टेंट है। अगर मैं c की बात करूं, c की सीट पे मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, तो जब इनकी वैल्यू मैं अलग अलग रख सकता हूं तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। और इस आर्बिट्री कांस्टेंट को इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सारे पार्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, किसको किस नाम से जाना जाता है। अब देखो मैंने यहां लिखा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने का मीनिंग ये हुआ, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलो मेरे पास ये कोई फंक्शन है x, और इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, तो इसमें मैं जो भी फार्मूला लगाऊंगा, हालांकि ये भी फार्मूले मैंने आपको नहीं समझाए हैं, इसमें जो भी मैं फार्मूला लगाऊंगा इसका रिजल्ट मुझे x² + c मिलेगा। तो जो मेरे पास ये रिजल्ट आया x² + c, इसको हम फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जब भी आपको मिलेगा एक फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। तो सर ये फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व का मतलब बहुत सारी ऐसी पिक्चर जो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर x²/2, अगर x²/2 कोई एक पैराबोला है तो x² + c, वे बहुत सारे पैराबोला है जो बिल्कुल इस जैसे ही हैं। जैसे अगर मैं x² + c की पिक्चर बनाऊं तो सबसे पहले c के स्थान पर 0 रखिए। जब आप x² c के स्थान पर 0 रखेंगे तो आपको ये वाली पिक्चर मिल जाएगी, ये वाली फोटो मिल जाएगी बच्चों, जो कि अपवर्ड पैराबोला होता है। सपोज करो मैंने यहाँ c की वैल्यू 1 डाली, c की क्या डाली वैल्यू 1। अगर मैं c की वैल्यू 1 डालता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट मिल जाएगा x² + 1 मिल जाएगा, अर्थात जो मेरा पैराबोला है वो 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 हो जाएगी। और इस कंडीशन में अगर मैं c की वैल्यू 1 डालूं तो ये पैराबोला मेरा बन जाएगा। अगर मैं अब c के स्थान पर 2 रखूं, चलो 1 रख लेता हूं, 2 रखता हूं तो यहाँ पैराबोला बन जाएगा, यानी कि ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर। सपोज करो मैं -1 रखूं तो x² - 1, तो जो मेरा पैराबोला है वो -1 डिस्टेंस नीचे चला जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है -1 है। यानी कि जो बहुत सारी पिक्चर मुझे मिली हैं ये बच्चों फैमिली ऑफ कर्व है। क्या है बच्चों? फैमिली ऑफ कर्व, ये सारे पैराबोला। अब मैंने इसमें कुछ बात लिखी हुई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर एट x = 0, सो ऑल टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर एट x = 0, सो ऑल स्लोप ऑल टेंजेंट इज इक्वल। यानी कि यदि मैं इस फंक्शन में जो फैमिली ऑफ कर्व आया है, यानी कि जो मेरे पास ये फैमिली ऑफ कर्व आया है, बहुत सारी पिक्चर एक दूसरे के पैरेलल है, अगर मैं x की किसी एक वैल्यू पर मान के चलो यहां मेरे पास कोई पॉइंट है x =
एक्स नोट, एक्स इक्वल 5, कुछ भी ले लीजिए। अगर मैं इसकी इस वैल्यू पर एक्स इक्वल 1 पर, यानी कि इसके सामने यहाँ पॉइंट पर, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यानी कि इन सभी पॉइंटों पर अगर मैं इस इन फंक्शनों की टेंजेंट खींचूं, जैसे ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, तो इन टेंजेंट का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होता है। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि मुझे फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन करता हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करता हूं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मुझे फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। अगर फैमिली ऑफ कर्व के किसी एक एक्स की वैल्यू पर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, तो टेंजेंट ड्रा करने से उन सभी टेंजेंट का स्लोप एक दूसरे के इक्वल आता है। अब बच्चों इसके कुछ रिजल्ट है, उनको समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन 1/x⁴ इंटू dx है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे ये वाला रिजल्ट मिलने वाला है। हालांकि ये फार्मूले मैंने अभी आपको नहीं बताए, बस फिलहाल याद रख लीजिए, फार्मूले के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि ये मेरा फंक्शन है 1/x⁴, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो मुझे 1/0 यानी कि इन्फिनिटी मिल जाता है। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब ये वैल्यू इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, अर्थात 1/x⁴ 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं x⁴ की बात करूँ, यही फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस पॉइंट के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, यदि मैंने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है, तो जरूरी नहीं कि मुझे उसका जो रिजल्ट मुझे मिले वो डिसकंटिन्यूअस ही हो, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस था और मैंने इसका इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया, तो जो मुझे रिजल्ट मिला वो ये मिला कि जो मुझे नया फंक्शन मिला ये कंटिन्यूअस है बच्चों 0 पर। यानी कि अगर किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो मुझे फंक्शन मिलता है वो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मिलता है। आगे मान के चलो दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। ये मेरे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन cos x + 1 इंटू dx। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे sin x + x मिलता है। अब cos x + 1 का पीरियड क्या होता है बच्चों? 2π होता है। क्या होता है? पीरियड का मीनिंग होता है जितने टाइम में वो अपना ग्राफ कंप्लीट एक बार बना लेता है। अगर मैं sin x + x की बात करूं, ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, यानी कि इसका कोई पीरियड ही नहीं है। sin x का तो पीरियड होता है बट x का पीरियड नहीं होता है। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है और उसका आप इंटीग्रेशन करते हैं, जरूरी नहीं कि उससे जो फंक्शन का रिजल्ट मिले वो भी नॉन पीरियड हो, वो भी आपका पीरियोडिक हो। यानी कि पीरियोडिक से पीरियोडिक मिलना जरूरी नहीं होता है और नॉन पीरियोडिक से नॉन पीरियोडिक मिलना जरूरी नहीं होता है। अब इंटीग्रेशन के कुछ मेथड हैं जिनको आप जानेंगे, कुछ मेथड हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक मेथड का नाम है कुटुर पुटुर मेथड, कुछ भी करके आपको इंटीग्रेशन निकालना होता है। फिर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप अलग अलग करके दो फंक्शनों को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेशन निकालते हैं। फिर तीसरा पार्ट फार्मूले जिसमें हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। फिर कुछ फॉर्म्स दी जाती है, उनके माध्यम से हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। अलग आएंगी ये बात। और आपका एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों वो होता है जिसमें हम कोई एक्स की वैल्यू रख करके और फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने आपको थोड़ी समझा दी है और कल मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।